नमस्कार दर्शकों। आज हमारे साथ चर्चा में हैं अशोक गुजराती जी। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमने आपसे एपिसोड 1 से एक प्रश्न किया था जिसका सही उत्तर देने वाला लक्की ड्रॉ विजेता कौन है। हमारा प्रश्न यह था कि भारतेंदु जी को लेखन की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई। तो इसका सही जवाब ये है, भारतेंदु जी को लेखन की प्रेरणा त्रिलोचन जी से प्राप्त हुई। हमारे पास बहुत सारे ईमेल आए, पर हमने अपने क्विज में उन्हीं के उत्तर शामिल किए हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, तभी प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। एपिसोड 1 से किए हुए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले लकी ड्रॉ विजेता हैं लखनऊ से सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी, आपको बधाई हो। तो दर्शकों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे हर एपिसोड को पूरा देखिए। एपिसोड के बीच में कहीं भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देर ना करते हुए चर्चा की ओर चलते हैं। अशोक गुजराती का नाम किसी के लिए अपरिचित नहीं है। उसका कारण है उनका साहित्य में बहुमूल्य योगदान। उन्होंने कई विधाओं में रचनाएं दी हैं, मसलन कहानी, उपन्यास, व्यंग्य, लघु कथा, नाटक, जीवनी, आलेख, बाल कथाएं, कविताएं इत्यादि। आइए चर्चा करते हैं। गुजराती जी, नमस्कार। नमस्कार। गुजराती जी, आप कहानियों से लेकर जीवनी तक साहित्य यात्रा की है। आपको सबसे ज़्यादा क्या लिखना पसंद है और क्यों? इसका जवाब इतना सरल नहीं है, लेकिन यूँ समझिए कि माता पिता के लिए जिस तरह संतान होती है, वैसे ही लेखक के लिए उसकी रचनाएं होती है। इसलिए उसको हर 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 लेखन में उतना ही आनंद मिलता है, उतनी ही संतुष्टि मिलती है। और फिर ये बात है कि पाठक की जिसमें रुचि होती है, पाठक जिसमें रुचि लेता है, वह रचना निश्चित रूप से लेखक को और ज़्यादा समाधान देती है। वैसे मेरे स्वभाव के अनुकूल पड़ती है विधा कहानी विधा, और इसीलिए मैंने अत्यधिक कहानियाँ भी लिखी हैं। लेकिन हुआ यूँ कि अभी पिछले दिनों 2 उपन्यास मैंने लिख लिए है, तब से मैं द्विविधा में हूँ। ये द्विविधा में विधा भी आ रही है, और विधा वही है कथा विधा, जो कहानी में भी है और उपन्यास में भी है। इसलिए मैं दोनों में लिख रहा हूँ, लिखता रहूँगा। वैसे शुरुआत मैंने कविता से की थी, जैसा हर लेखक करता है अक्सर। लेकिन बाद में मुझे लगा कि कविता का क्षेत्र काफ़ी सीमित होता है, उसमें हम सारी बातें नहीं ले सकते। जबकि गद्य लेखन में या हमारी कथा विधा में होता यूँ है, हर पात्र जो भी है उस पात्र के भीतर तक जाकर हम उस पात्र का विश्लेषण करते हैं। उस पात्र का कहिए कि मनस्थिति कैसी है, हाँ, उसके ऊपर बाहरी परिवेश का क्या असर हो रहा है, और वह स्वयं किस विचारधारा का है, यह सब बताने का अवसर मिलता है। और ये विस्तारपूर्वक, उपन्यास में तो और अधिक विस्तारपूर्वक बताया जा सकता है। इसलिए ही मैंने गद्य विधा का चयन किया है। गुजराती जी, आपको कथाकार के तौर पर अधिक पहचान मिली, इसका क्या कारण है? देखिए, उत्तर वही है जो मैंने अभी बताया आपको, कि लेखक का मन जिस रचना को लिखते समय पूरी तरह से रम जाता है और पाठक को या पाठक के दिल को वह रचना छू लेती है, वो उसी रचना को हम कहेंगे कि वो सफल रचना है। लेकिन कथा विधा में
पाठक पात्र के चरित्र चित्रण के अंदर जाना, उसको लिखना कठिन काम है। होता यूँ है कि पात्र के भीतर तक उतरना होता है और देखना होता है कि बाहरी परिस्थितियाँ उस पर कैसे दबाव बना रही है, कौन से दबाव बना रही है, उनका उसके प्रति रवैया क्या है, बर्ताव क्या है, और इसका असर उस व्यक्ति, उस पात्र पर क्या हो रहा है, और अंततः वह क्या निर्णय लेता है, किस दिशा में जाता है, यह सब लिखना, इसको अच्छी तरह से सफलता के साथ लोगों के सामने रखना, यही संभव है तो सिर्फ कथा में, यानी कि कहानी में और उपन्यास में। असली बात यह है कि पाठक को जिस किसी रचना में अपना अक्स नज़र आता है, उसे लगता है मैं ही कहीं इस पात्र के करीब हूँ, मैं ही यह पात्र हूँ, वह उसमें डूब जाता है और ऐसी रचना हमेशा सफल होती है। मैंने वैसे, आपने जो पूछा था, मैंने वैसे बहुत सारे अलग अलग विषयों पर कहानियाँ लिखी हैं और उपन्यास भी। तो होता यूँ गया कि ये विभिन्न प्रकार की रचनाएं मैं लगातार लिखता गया, और लगातार लिखने से हुआ यूँ कि मुझे कथा विधा में, कहानी में, अभी उपन्यास में मेरी पहचान बननी बाकी है, लेकिन कहानियों में मेरी पहचान बन चुकी है। गुजराती जी, आपने बाबा आमटे की जीवनी भी लिखी है, जो काफ़ी प्रख्यात भी हुई है। उसकी रचना प्रक्रिया के बारे में बताइए। देखिए, बाबा आमटे मेरे लिए श्रद्धेय हैं, लेकिन हुआ यूँ कि मैं उनसे मिलने आनंदवन नहीं गया था। मुझे एक पत्रिका ने उनके बड़े बेटे विकास का इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पर भेजा था। वहाँ जाकर मैं बाबा से भी मिला और सब कुछ देखा। आप यकीन नहीं करेंगे कि वहाँ एक तो वहाँ की हरियाली, वहाँ के पंछी, वहाँ के फूल और सारा वातावरण आपको लुब्ध कर देता है। और फिर कुष्ठ रोगियों की जो वहाँ सेवा होती है, मन से सेवा होती है, वह देखकर भी आप चकित रह जाते हैं। सेवा शुश्रूषा में ऐसे डूबे हुए लोग हैं वे कि हमको मन ही मन हम उनकी प्रशंसा करने लग जाते हैं। अब ये जो कुष्ठ रोगी है, इनको ठीक करने के बाद, इनका इलाज पूरा होने के बाद, इनको वहीं पर काम से लगा दिया जाता है। काम की बात आई तो ये बताऊं कि आनंदवन में सब कुछ होता है। बहुत सारी गायें हैं, देसी विदेशी, दूध निकलता है, खेती है बहुत ज़्यादा। उस खेती में जो फसलें आती है, उनका दर्जा उत्कृष्ट होता है, और तरह तरह की किस्म की फसल वहाँ उगाई जाती है। कई कारखाने हैं, और यहाँ ये सब है, ये सब कुछ लोग ही वहाँ पर काम कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। कारखाने हैं, दैनंदिन उपयोग की वस्तुएं बनती हैं। उसके अलावा वस्त्र तक, यानी अलग अलग सब कुछ वहाँ पर, ये मुर्गी पालन होता है तो कहीं कुछ होता है, कहीं, यानी ये समझिए कि वहाँ क्या नहीं होता। और सच बताऊं कि उनकी जीवनी लिखने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि बाबा की जीवनी में मैं ये बताना चाहता था कि बाबा का व्यक्तित्व कैसा है और कैसा बना धीरे धीरे। उनकी जीवन में कई रोमांचक, विस्मयकारी घटनाएं हैं। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। आप सोचेंगे कि ये व्यक्ति कहाँ से कहाँ जा पहुँचा और कितना समर्पित रहा। और मैं तो खैर बाबा के प्रति, आनंदवन के प्रति, और सब कुछ वहाँ जो कुछ भी हो रहा है, जो सेवा भाव है लोगों में, और जो कुष्ठ रोगी काम कर रहे हैं, इसके प्रति इतना ज़्यादा सम्मोहित हुआ कि मैंने तय किया कि मैं बाबा की जीवनी अवश्य लिखूँगा। आपने इतना सारा उच्च वर्ग का साहित्य रचा है, उसमें आपको परिवार से सहायता मिली या नहीं मिली? सच कहूँ तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिली, लेकिन
ये कह सकते हैं कि मेरे लेखन के पार्श्व में मेरा परिवार ही रहा। पिताजी घर में कई किताबें हिंद पॉकेट बुक्स लाइब्रेरी की, कई पत्रिकाएं हिंदी की, वो सब बुलाते थे और मैं बचपन से उनको पढ़ता रहा, देखता रहा। उसके बाद मेरी माँ को पढ़ने का बहुत ज़्यादा व्यसन था। वे जो भी किताबें पढ़ती थी, लेकिन उस व्यसन की प्रतिकृति मैं बन गया हूँ। मुझ में भी वही व्यसन है। और फिर क्या हुआ कि मैं MSc करता रहा, अर्थात अंग्रेजी माध्यम रहा, और उस दौरान छिटपुट कविताएं लिखी, लेकिन उनमें वो बात नहीं थी। पर MSc करने के बाद में जब प्राध्यापक बना तो अकोला में मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले। उन दोस्तों से मैंने साहित्य सीखा, उन दोस्तों से मैंने शुद्ध लेखन सीखा और मुझे पता चला कि किस तरह से लिखना है। बाद में मैंने हिंदी में PhD की, BA किया, MA किया, फिर PhD की, और मेरे PhD का विषय था हिंदी कहानियों में प्रेम। और रही बात पत्नी की, तो पत्नी ने घरेलू व्यवस्था का पूरा भार संभाल लेने के कारण मुझ पर कोई दबाव नहीं रहा। मुझे समय मिलता रहा, मुझे समय पूरा मिलता रहा और मैं एकाग्रता से लेखन में जुटा रहा। और सबसे बड़ी बात कि देशी विदेशी अलग अलग जो लेखक हैं, मान्यता प्राप्त लेखक जिन्होंने बहुत अच्छा साहित्य लिखा है, उनको मैं लगातार पढ़ता रहा। उन किताबों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये किताबें, ये पत्रिकाएं जिनमें अलग अलग तरह की रचनाएं होती हैं, इनके ही कारण आप कह सकते हैं कि मैं लिखने में इतना सक्षम हो सका। और सत्य तो यही है कि मैं लेखक से ज़्यादा पाठक हूँ। गुजराती जी, आपने बताया कि आपने कविताएं भी लिखी हैं। क्या आप अपनी कोई प्रिय कविता हमें सुनाएंगे? कविताएं मैंने कम लिखी है। वैसे मेरा एकमात्र कविता संग्रह जो है वो है नायाब, और इसमें से एक कविता जो मेरी विचारधारा के करीब पड़ती है वह मैं आपको सुना रहा हूँ। बस इतना ही। गुच्छे में 5-6 फूल सफ़ेद संग संग, पत्ते भी 50 जुड़े जुड़े, टहनी के अंतिम छोर पर पता नहीं क्या नाम है उस 10-12 फुट ऊंचे छोटे से पेड़ का। सच यह है, जरा सी हवा के चलते ही झूम उठते थे सबके सब। सुहावना हो जाता था मौसम वह उमस का थोड़ी देर के लिए। गुच्छे में 5-6 फूल सफ़ेद संग संग, पत्ते भी 50 जुड़े जुड़े, टहनी के अंतिम छोर पर पता नहीं क्या नाम है उस 10-12 फुट ऊंचे छोटे से पेड़ का। सच यह है, जरा सी हवा के चलते ही झूम उठते थे सबके सब। सुहावना हो जाता था मौसम वह उमस का थोड़ी देर के लिए। मुझे वहाँ सड़क के किनारे बैठे हुए पुल पर लगा यह वे फूल ज्यों चंद बुद्धिजीवी, पत्तों का समूह जन सामान्य। मुझे वहाँ सड़क के किनारे बैठे हुए पुल पर लगा यह वे फूल ज्यों चंद बुद्धिजीवी, पत्तों का समूह जन सामान्य। नहीं, मैं कतई पक्ष में नहीं आंधी तूफान के उखाड़ दे जो उस पेड़ की सुंदरता। मैं बस इतना ही था सोच रहा, वर्तमान असंवेदनशीलता, असहिष्णुता के अराजक वातावरण में हवा के झोंके लगातार आकर क्रांति सी जुम्बिश करते रहे पैदा। नहीं, मैं कतई पक्ष में नहीं आंधी तूफान के उखाड़ दे जो उस पेड़ की सुंदरता। मैं तो बस इतना ही था सोच रहा, वर्तमान असंवेदनशीलता, असहिष्णुता के अराजक वातावरण में हवा के झोंके आकर लगातार क्रांति से जुम्बिश करते रहे पैदा। उन फूल पत्तों में करे जो बहार, अहिंसा,
सच्चाई, ईमानदारी, समानता का असांप्रदायिक, अजातिवादी, धर्मनिरपेक्ष, खुशनुमा माहौल। हवा का झोंका जो करे पैदा अहिंसा, सच्चाई, ईमानदारी, समानता का असांप्रदायिक, अजातिवादी, धर्मनिरपेक्ष, खुशनुमा माहौल। कि कोई गायों के बहाने न करे कत्ल किसी का, न कोई दलित किसानों के सत्व को कुचले, न कोई गायों के बहाने करे कत्ल किसी का, न कोई दलितों किसानों के सत्व को कुचले। कि कोई तानाशाही के तहत खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को न रखे रेहन। कि कोई तानाशाही के तहत खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को न रखे रेहन। कि कोई माइक पर झूठे वादों का मुलम्मा चढ़ा बिना सोचे समझे लागू न करे नए नए प्रावधान। कि कोई माइक पर झूठे वादों का मुलम्मा चढ़ा बिना सोचे समझे लागू न करे नए नए प्रावधान। कि कोई छल न करता रहे मानव के मूलभूत अधिकारों के साथ। दर्शकों, अब आ गया है क्वेश्चन का समय। तो क्वेश्चन है साहित्यकार एपिसोड 2 से कि साहित्य शब्द का स्रोत कहाँ से हुआ। इस प्रश्न का सही जवाब हमें 27 फरवरी तक ईमेल द्वारा मिल जाना चाहिए। उसके बाद आए हुए जवाबों पर विचार नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है hello-20@gmail.com। साहित्य का दूसरा एपिसोड देखने के लिए आई बटन को दबाइए। गुजराती जी, कोई प्रेम कविता सुनाइए ना। प्रेम कविता, ठीक है, सुनिए। यादों के गुलाब। तेरी यादों का काफिला मेरी आँख सी नम शाम में, उतरती धूप की गुनगुनाहट जैसे मेरे जीवन की सी कोहराई सुबह को चढ़ते सूरज की तपन। तेरी यादों का काफिला मेरी आँख सी नम शाम में, उतरती धूप की गुनगुनाहट जैसे मेरे जीवन की सी कोहराई सुबह को चढ़ते सूरज की तपन। पहला मुसाफिर बर्फ पर नील गगन की परछाई, जो तुम्हारी आँख या कहीं गहरे मेरे वजूद में जैसे घुल गई हो तुम। पहला मुसाफिर बर्फ पर नील गगन की परछाई, जो तुम्हारी आँख या कहीं गहरे मेरे वजूद में जैसे घुल गई हो तुम। सुबह पर भोर के ख्वाब के नशे सी, सुबह पर भोर के ख्वाब के नशे सी, या कि मिट्टी की सौंधी महक पहली बरखा के बाद की। पीछे और भी है यायावर भटकती आत्माओं से किसी के कंधे पर दुखों की गठरी। कोई लादे है पीठ पर खुशियों का सामान, लटकाए बढ़ रहे कई आंसुओं के मशक। पीछे और भी है यायावर भटकती आत्माओं से किसी के कंधे पर दुखों की गठरी। कोई लादे हैं पीठ पर खुशियों का सामान, लटकाए बढ़ रहे कई आंसुओं के मशक। कारवा यह आए दिन गुजरता है मन की सड़क से, कारवा यह आए दिन गुजरता है मन की सड़क से। दोनों किनारे जिसके लगे हैं नीम यहाँ वहाँ राहजन से, दोनों किनारे जिसके लगे हैं नीम यहाँ वहाँ राहजन से। लेकिन नहीं हो पाए तल्ख आज तक तेरी यादों के गुलाब। बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने। आप प्रेम के विषय में कुछ कहना चाहेंगे? प्रेम के विषय में मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। इसी विषय पर मैंने पीएचडी की है, कई प्रेम कहानियाँ लिखी है और उनका एक संग्रह प्रतीक्षित है। ऐसा है स्वाति जी, प्रेम एक गहन विषय है। इस पर कई महान व्यक्तियों ने, महान लेखकों ने लिखा है, उसकी व्याख्या की है। अनेक व्याख्याएं हैं और होता यह है कि अक्सर हम
प्रेम कहने पर स्त्री पुरुष प्रेम तक ही सीमित हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। माँ बेटे के बीच, बाप बेटी के बीच, भाई बहन के बीच आदि आदि अलग अलग प्रकार के जो भी प्रेम है, वहाँ से शुरू होकर अंत में ये मानव मानव प्रेम पर जाकर स्थिर होता है, जिसको हम मानवीय प्रेम कह सकते हैं। असल में ये जो अलग अलग रूप है प्रेम के, पारिवारिक प्रेम, फिर देश प्रेम, भक्ति, ये सब इकाइयाँ जो है, ये सारी इकाइयों को व्याख्यायित करना बहुत ज़रूरी है। और इनको व्याख्यायित करने के लिए मैं एक छोटी सी परिभाषा दे रहा हूँ, और वो परिभाषा है कि दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखना, उनका सम्मान करना, बस यही प्रेम है। आप देखिए, ये एक पंक्ति की जो परिभाषा है, इसको लागू करके देखिए, अलग अलग जो प्रकार के प्रेम हैं उन पर, जैसे ममता है, स्नेह है, भक्ति है या आदर है, जो भी है, दोस्ती है, अलग अलग तरह के प्रेम, हाँ, सब पर आप लागू करके देखिए। आप देखेंगे कि हम यदि अगले की भावनाओं का ध्यान रख रहे हैं और उसका सम्मान भी कर रहे हैं, तो वही प्रेम है। धर्म के बारे में आपका क्या विचार है? स्वाति जी, मैं नास्तिक हूँ, प्रेम में विश्वास रखता हूँ। मेरे लिए कर्म ही धर्म है। और ये जो आडंबर, ये जो ढकोसले रचे गए हैं, ये सारे मानव निर्मित हैं। अपने स्वार्थ के लिए मानव ने रचे हैं। ये सारे प्रपंच हैं, इनसे कुछ आना जाना नहीं है। और एकमात्र यदि आप कहेंगे कि कोई धर्म है, तो वह है इंसानियत। इंसानियत मतलब मानवीयता। ये देखने में आया है कि इतने में हमारे देश में धर्मांधता बढ़ी है। उसके दो कारण हैं। एक तो बचपन से हमारे मन पर थोपे गए संस्कार, और दूसरे प्रचार। इसके कारण धर्मांधता बढ़ी है। लेकिन हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ सभी तरह के, सभी जातियों के, सभी संप्रदायों के, सभी धर्म के लोग रहते हैं और एकजुटता से रहते हैं। यही खूबी है हमारे देश की। और इस एकता को तोड़ने की कोशिश है जो भी करेगा वह कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म जो है, मानवता का धर्म जो है, वह सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है। और इन पाखंडों पर वह हमेशा विजय प्राप्त करता रहेगा। गुजराती जी, आपको कौन कौन से अन्य लेखक पसंद है? मैंने कई लेखकों को पढ़ा है, देश के, विदेश के, अपनी भाषा के, हिंदी भाषा के, अन्य भाषाओं के कई लेखकों को पढ़ा है। और पढ़ने के बाद बहुत कुछ उनसे सीखा है। मुझे बहुत सारे पसंद हैं, लेकिन किसी वर्तमान लेखक का नाम लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि जिसका नाम छूट गया वह बुरा मानेगा। इसलिए हमारी अग्रज पीढ़ी के लेखकों के नाम मैं ले सकता हूँ, जैसे प्रेमचंद, प्रसाद, जैनेन्द्र, अश्क, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, श्रीलाल शुक्ल, मन्नू भंडारी और कई। इन लेखकों से ही मैंने सब कुछ सीखा। हाँ, विदेशी लेखकों के बारे में भी बता दूं कि कई हैं। ग्राहम ग्रीन है, उसके बाद में ओ हेनरी है, टॉल्स्टॉय है, चेखव है, एसिमोव है। एसिमोव को कम लोग जानते हैं क्योंकि विज्ञान लेखक है, लेकिन बहुत अच्छी कहानियाँ, बहुत अच्छे उपन्यास लिखे हैं। हेमिंगवे हैं,
और भी कई। तो ये विदेशी लेखकों को ख़ास तौर पे कई लेखकों को नोबेल प्राइज़ भी मिला है। उन लेखकों को पढ़कर और अपने यहाँ के भी लेखक, और अपने यहाँ के लेखक तो देखिए 75 लेखकों को तो मैंने लगभग 75 लेखकों को अपने थीसिस में समाविष्ट किया ही है। उनकी कई कहानियाँ ली हैं। हाँ, विषय प्रेम ही रहा, लेकिन प्रेम सिर्फ स्त्री पुरुष का प्रेम नहीं, सभी तरह का प्रेम। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। शिल्प, शैली, विचार, सब कुछ। नहीं तो ये बताइए कि मैं कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाता रहा और साथ में लिखता रहा, ये कैसे संभव होता? केमिस्ट्री और साहित्य ये एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, आप जानती हैं जी। इन्हीं से सीख कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और कई कालजयी उपन्यास हैं जो प्रेरणा देते रहते हैं। ऐसा कहते हैं कि यदि आप बहुत दिनों तक कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, आपसे लिखना नहीं हो रहा है, तो आप किसी श्रेष्ठ लेखक का कालजयी उपन्यास या चर्चित उपन्यास पढ़ डालिए, तो वह आपके ऊपर प्रेरक तत्व की तरह काम करता है और आपकी लेखनी चल पड़ती है। ये मेरा अपना अनुभव है। नए लेखकों की कहानियों के विषय में आपकी क्या राय है? जी हाँ, कई नए लेखक हैं जो बढ़िया लिख रहे हैं। मैं फिर उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ चुनिंदा कह सकते हैं वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों पर। और भी कुछ लोग इतिहास में भी प्रवेश कर जाते हैं और अच्छी कहानियाँ, अच्छे उपन्यास दे रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लेखकों में, कुछ नए लेखकों में 3 कमियां अक्सर दिखाई देती हैं। पहली, वे पढ़ते कम हैं, किताबें पढ़नी चाहिए जो वे नहीं पढ़ते। दूसरी, लिखने की और प्रकाशित होने की जल्दबाजी करते हैं। थोड़ा रुक कर, थोड़ा सोच समझ कर, हाँ, यदि वो अपनी रचना को परिपक्व कर ले पूरी तरह से, उसके बाद में आगे बढ़े तो ज़्यादा उचित होगा। और तीसरी त्रुटि है कि अक्सर नए लेखक वर्तनी की तरफ, हिंदी वर्तनी की तरफ ध्यान नहीं देते, गलत सलत लिख देते हैं। एक वाक्य में आपको 2-3 अशुद्धियाँ मिल जाएंगी। ये लेखक ठीक नहीं है। जैसे कि अभी देखने में आया है कि लघु कथा के क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है। लोग सोचते हैं 10-12 पंक्तियां तो लिखनी है, उसमें मेहनत क्यों करें, चलो लिख लेते हैं। और यहीं पर वो गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि पढ़ते तो बिल्कुल नहीं हैं। और मैंने जो 3 त्रुटियाँ गिनाई, वो त्रुटियाँ उनके लेखन में रहती ही हैं। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। कुछ लघु कथाकार ऐसे भी हैं जो इन तीनों त्रुटियों को पार कर बहुत अच्छा नायाब लिख रहे हैं, नायाब लघु कथाएँ लिख रहे हैं। अब ये लघु कथा की बात हुई, ऐसा ही सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि कविताएं और लघु कथाएं भी, इनकी बाहर वहाँ भी आई हुई है। आए दिन कविता डाल रहे लोग, लघु कथा डाल रहे लोग, और उनको लाइक भी मिलते हैं। उनका अंबार लगा हुआ है और लाइक का भी अंबार लग जाता है। लेकिन ये बताइए मुझे, क्या ये जो भी सोशल मीडिया पे जिनको इतने लाइक मिल रहे हैं, ये इतिहास, साहित्य के इतिहास में समाविष्ट हो पाएंगे, जा पाएंगे? मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं। आप युवा लेखकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अंत में यही प्रश्न सबका होता है कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे। भाई, मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूँ, मेरी औकात क्या है कि मैं किसी को संदेश दूँ। हाँ, सुझाव दे सकता हूँ
सुझाव यही कि लेखन खाला का घर नहीं है। खूब पढ़ो, फिर लिखो। अपने दिमाग में रचना को, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, कुछ भी हो, उसको पूरी तरह पकने दो। पकने पर वह स्वादिष्ट हो जाएगी, स्तरीय हो जाएगी, रोचक हो जाएगी, और जब वो हो जाती है तब उसको परोसो। जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। अब आजकल ये हो रहा है कि लोग कुछ भी लिख रहे हैं, कैसा भी लिख रहे हैं। मैंने जो त्रुटियाँ गिनाई वो सब होती है उनकी, फिर भी उनकी किताबें छप रही। किताबें इसलिए छप रही है कि वे प्रकाशक को उसका मूल्य चुकाकर अपनी किताब छपवा लेते हैं। इससे क्या होना है बताइए? हाँ, कौन याद रखेगा ऐसे लोगों को जो इसलिए कर रहे हैं कि पैसों से साहित्य को एक तरह से खरीदा जा सकता है। भैया, रचना तो वो होनी चाहिए, किताब तो वो होनी चाहिए कि जो पाठक के मन को सिर्फ स्पर्श न करे, सिर्फ उसके दिल को छू न ले, बल्कि उसको बेचैन कर दे, उसको इतना परेशान कर दे कि वो ढूंढता रहे आपकी और किताब और रचना पढ़ने के लिए। सफल लेखन वही होगा कि एक किताब पाठक के हाथ में जाने के बाद वह आपकी अन्य किताबों को ढूंढने के लिए आपका पीछा नहीं छोड़ता। अन्यथा तो फिर आप कुछ भी लिखिए और किताब छपवा लीजिए, बल्कि पुरस्कार भी ले लीजिए, लेकिन इसमें कुछ भी होना नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इतिहास में आप दर्ज कभी नहीं हो पाएंगे। गुजराती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल में आए, आपने हमारे दर्शकों को हिंदी साहित्य के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।